बेटा कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे अच्छे होंगे और सबकी प्रिपरेशन नीट की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो माई सेल्फ मनीष कौशिक, बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल एज नीट काउंसलर। आज के इस लेक्चर में जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आज कराऊंगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के ऑल पीवाईक्यूज। हम हर एक लेक्चर ऐसे लेके आएंगे एक वीडियो जिसमें जिस क्लास में हम एक पर्टिकुलर चैप्टर के यूनिक पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे सारे। ओके, तो जो जो पीवाईक्यूज ब्रीदिंग के आए हैं पिछले 10-8-9 सालों में, जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी, आप सबका भला होगा, उसमें ही हमारा भला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर में। आज की क्लास में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के सारे पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे। जिसने ये चैप्टर पढ़ रखा है उसे ही ये वीडियो देखने में मजा आएगा, और जिसने चैप्टर के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन रटने की ना सोचे, क्वेश्चन और आंसर, तो उससे कोई फायदा नहीं होता बेटा। आप पहले चैप्टर को थोरोली समझो और फिर आप पीवाईक्यूज देखो। इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन नीट पूछता है और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन, व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ, which of the following gas changes in blood would first lead to urge to breathe? अगर आप अपनी सांस रोक लो, या मैं ऐसे समझूं, ऐसे बताऊं कि आप सो रहे हो और आपके छोटे भाई या छोटे बहन ने आपका मुंह दबा दिया है तकिए से, आप सांस नहीं ले पा रहे हो, फिर एकदम से जब तकिया हटेगा आपके मुंह से और आप पहली सांस लोगे, ठीक है, तो उस टाइम आप ब्रीद इन करोगे या ब्रीद आउट करोगे? आपने अपनी सांस रोक ली, सांस रोकने के बाद आप जब सांस पहली बार सांस लोगे तो ब्रीद इन करोगे या ब्रीद आउट करोगे? करके देख लो, आप ब्रीद आउट करोगे। ठीक है, ब्रीद आउट क्यों करोगे? क्योंकि आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ चुका है। ब्रीद आउट क्यों करोगे? क्योंकि आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ चुका है। तो एन आंसर इज ए। ओके, तो बाकी सब में कुछ है नहीं। बाकी एनसीईआरटी में रेगुलेशन की लास्ट लाइन है, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो इनसिग्निफिकेंट हो, मतलब ऑक्सीजन का जो रोल है रेगुलेशन में वो इनसिग्निफिकेंट होता है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंजेस इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू अर्ज टू ब्रीथ? CO2 का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, इसलिए जब हम फिर एकदम से सांस लेते हैं तो सांस छोड़ते हैं, फिर सांस लेते हैं, तो आंसर है राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेम दी पल्मोनरी डिजीज, फेफड़े की वो बीमारी बताइए जिसमें एल्वियोलर सरफेस जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू डैमेज इन एल्वियोलर वॉल। पल्मोनरी डिजीज बतानी है फेफड़ों की, वो बीमारी जिसमें आपका एल्वियोलर सरफेस डैमेज होता है और एरिया कम हो जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, और इसकी मेन बीमारी होती है एम्फीसेमा। कौन सी? एम्फीसेमा। और एम्फीसेमा में जो मेजर कॉज होता है वो क्या होता है बेटा जी? स्मोकिंग। एम्फीसेमा में मेजर कॉज क्या होता है बेटा जी? स्मोकिंग। तो नेम द pulmonary disease in which alveolar surface area involved in gas exchange is drastically reduced due to damage in the alveolar wall. Answer is emphysema. Okay, आगे बढ़ते हैं। नेम द chronic respiratory disorder caused mainly by cigarette smoking। अभी अभी पढ़ा पिछले क्वेश्चन में ही। आंसर है एम्फीसेमा। थोड़ा बड़ा टिक कर देते हैं। एम्फीसेमा ही वो बीमारी है जिसमें एम्फीसेमा सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है और फेफड़े में जो एल्वियोलर वॉल है वो डैमेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स, द एल्वियोलाई। जो लंग्स है वो एल्वियोलाई से बनते हैं, ये सबको ही पता है, 10th क्लास की बात है। दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन बिकॉज ऑफ। अब क्वेश्चन है भाई, लंग्स जो है वो एल्वियोलाई से बनते हैं जिनमें हवा फिल होती है। अगर आप पूरी जान से फेफड़ों से सारी हवा भी बाहर निकाल दो, आप अपने फेफड़ों से सारी की सारी हवा बाहर निकाल दो, तो भी आपके फेफड़े कभी खाली नहीं होंगे। इसका रीजन क्या है?
फेफड़ों में कुछ हवा हमेशा होती है, दैट इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं उसे? रेजिडुअल वॉल्यूम। तो आंसर इज डी। इज इट ओके? यहां तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा मैच दी फॉलोइंग। अब इसे हमें मैचिंग करनी है। तो मैचिंग के लिए टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम होती क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। आप बैठे हो और बैठ के जो आप सांस ले रहे हो या छोड़ रहे हो, उसमें कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आप इनहेल कर रहे हो या एक्सहेल कर रहे हो, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है वो होती है 500 ml। तो हम टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू ढूंढ देते हैं, दैट इज 500 ml। ओके, अब आती है आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। आपने जो नॉर्मल इनहेलेशन किया, बैठे बैठे रिलैक्स होकर जो नॉर्मल आपने सांस ली, 500 ml हवा खींची, उससे ज्यादा भी तो आप वॉल्यूम ऑफ एयर खींच सकते हो ना अपने अंदर, दैट इज आईआरवी। ये जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इनहेलेशन इज कॉल्ड एज आईआरवी, जिसकी वैल्यू होती है बेटा जी 2500 से 3000। जिसकी वैल्यू होती है आईआरवी की 2500 से 3000। ओके, नेक्स्ट ईआरवी और रिजर्व वॉल्यूम। ईआरवी होता है बेटा एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो मैंने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, अब मैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन से कितनी मैक्सिमम हवा बाहर निकाल सकता हूं? जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर मैं बाहर निकाल सकता हूं वो है फोर्सफुल एक्सपायरेशन से, दैट इज ईआरवी। और ईआरवी जो होता है बेटा जी, ईआरवी की वैल्यू होती है 1000 से 1100। लेकिन इसमें दो ऑप्शन, दोनों 1100 से 1200 हैं, तो ये दोनों इससे मैच हो जाएंगे। ठीक है, हम उस हिसाब से अभी आंसर देखते हैं। अब इसके साथ साथ रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन दी लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। आपने पूरी जान से एक्सपायर किया, हवा बाहर निकाली, लेकिन फिर भी आपके फेफड़ों में कुछ हवा बच जाएगी, जिस जो आपके फेफड़ों को, लंग्स को कभी कोलैप्स नहीं होने देगी। दैट वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन दी लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज रेजिडुअल वॉल्यूम। तो हमें ए का आंसर थर्ड पता है, ए का थर्ड सिर्फ दो में गिवन है। फिर हमें बी का आंसर फर्स्ट पता है, बी का आंसर फर्स्ट सिर्फ इसमें गिवन है, और हमारा आंसर आ गया है। इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा जी। ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबॉर्न एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट्स मैनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉजिंग व्हीजिंग ड्यू टू। अब भैया ये जो बात बता रखी है सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉजिंग व्हीजिंग, ये बात चल रही है अस्थमा रिलेटेड। ये किससे रिलेटेड बात चल रही है? अस्थमा रिलेटेड। और अस्थमा में होता क्या है? बेनाइन ग्रोथ, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स, यही होता है। और बाकी भी रीड कर लेते हैं। प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यूज, नहीं होता। रिडक्शन इन द सिक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट, नहीं होता। तो आंसर क्या हो गया? बी। अस्थमा जो है वो एक एलर्जिक डिजीज है, वो किसी बैक्टीरिया वायरस से नहीं होती। तो क्वेश्चन पूछा जाए Which of the following causes asthma? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या नन ऑफ दीज? तो आप क्या टिक करोगे? नन ऑफ दीज, क्योंकि अस्थमा एक एलर्जिक डिजीज है। अस्थमा में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स इन्फ्लामेट हो जाते हैं। जब वो इन्फ्लामेट होंगे तो हवा पास होने की जगह कम हो जाएगी। हवा पास होने की जगह कम हो गई तो सांस लेते वक्त थोड़ी दिक्कत आती है, जिससे व्हीजिंग साउंड आती रहती है, सीटी बजने जैसी। ठीक है, और फिर इनहेलर्स आते हैं, वो पंप जो इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग को कम कर देते हैं, जिससे सब दोबारा नॉर्मल हो जाता है। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबॉर्न एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट, माफी चाहते हैं क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट, tidal volume and expiratory reserve volume of an athlete is 500 ml and 1000 ml respectively। तो tidal volume की वैल्यू दे रखी है बेटा 500 ml, और ERV की जो वैल्यू दे रखी है बेटा जी वो दे रखी है 1000 ml। ठीक है,
पूछा है ईसी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू भी दे रखी है बेटा जी 1200 ml। और आपसे पूछा है मेरे बच्चों ईसी। ईसी होता क्या है? ईसी होता है टीवी प्लस ईआरवी। ईसी का मतलब क्या होता है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। आप मैक्सिमम कितना एक्सपायर कर सकते हो। मैक्सिमम एक्सपायरेशन में आप टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल एक्सपायरेशन आ जाएगा टाइडल वॉल्यूम, और फोर्सफुल एक्सपायरेशन आ जाएगा दैट इज ईआरवी। अब दोनों को जोड़ दोगे तो ये 1000 है, ये 500 है, मिला के हो जाएगा 1500 ml। ये आ गया आपका आंसर। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, समस्या, पीड़ा, दर्द है तो कमेंट सेक्शन में बताना, उसे सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट। ओके, माफी चाहते हैं, क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया। ठीक है, रिपीट ही है ना या कुछ? हाँ, रिपीट हो गया, हो चुका वो हमारा। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट बतानी है बेटा जी। एक्सपायरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सपायरेशन जो है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से होती है। देखो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो उनसे एरिया बढ़ता है, एरिया बढ़ता है, प्रेशर कम होता है और इंस्पायरेशन होती है। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा तो ठीक नहीं है, फिर भी अभी हम क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते हैं। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। बेटा जी डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है मतलब लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है इंस्पायरेशन के दौरान। जब भी तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा अंदर आएगी। इज इट ओके? नेक्स्ट। Inspiration occurs when atmospheric pressure is less than intrapulmonary pressure. Expiration is initiated due to contraction of diaphragm. गलत है, and correct answer is B. Okay? आगे बढ़ते हैं। The maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration is known as। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। एक फोर्स्ड एक्सपायरेशन हुआ, पूरी जान से सांस छोड़ी, उसके बाद मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर। तो पूरी जान से सांस छोड़ने के लिए आप ऐसे एक, मैं चार्ट के थ्रू समझा रहा हूं बेटा, ये है टाइडल वॉल्यूम, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। ठीक है, अब इसमें मैंने इनहेलेशन के बाद ये फोर्स्ड इंस्पायरेशन किया तो ये क्या हो गया हमारा आईआरवी। ये क्या था हमारा बेटा जी? टाइडल वॉल्यूम। फिर ये नीचे आए, अब हमने फोर्स एक्सपायरेशन किया और ये क्या हो गया बेटा जी? ईआरवी। और ईआरवी करने के बाद भी लंग्स में कुछ जगह बच गई, दैट इज आरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब जो एग्जैक्टली पूछा गया है, फोर्स एक्सपायरेशन की आपने, फोर्स एक्सपायरेशन करने के बाद आप मैक्सिमम कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर सकते हो। तो आप ईआरवी भी कर सकते हो, टीवी भी कर सकते हो और आईआरवी भी कर सकते हो, मतलब इन तीनों को जोड़ दिया जाए और इन तीनों को जोड़ के बोलते हैं हम बेटा जी वीसी, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो अगर फोर्स एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम कितनी वॉल्यूम इंस्पायर कर सकते हैं या पूछा जाए फोर्स इंस्पायरेशन के बाद मैक्सिमम कितनी वॉल्यूम एक्सपायर कर सकते हैं, तो दोनों केस में आंसर वाइटल कैपेसिटी ही होता है। आई होप क्लैरिटी आई होगी, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेन का कलर चेंज करते हैं कुछ, ग्रीन। Total lung capacity is the total volume of air accommodated in the lungs at the end of forced inspiration। तो जो टीएलसी होती है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जो लंग्स में प्रेजेंट है फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद। तो मैं फोर्स्ड इंस्पायरेशन करता हूं। अब फोर्स्ड इंस्पायरेशन के एंड पे जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है, बेटा थोड़ी खांसी हो रही है मुझे, ठीक है, मैं फोर्स इंस्पायरेशन के एंड पे जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है वो लंग्स में कितनी है उसे टीएलसी बोलते हैं। इसमें आता क्या क्या है देख लेते हैं जी, क्या क्या आता है, अभी दिखाया था। तो इसमें क्या क्या आएगा फोर्स इंस्पायरेशन के बाद? ये सब कुछ, आईआरवी, टीवी, ईआरवी, आरवी। ढूंढ लेते हैं आंसर। अच्छा, मैं ये भी बता दूं,
आईआरवी और टीवी को मिला के आईसी बोलते हैं, टीवी और ईआरवी को मिला के ईसी बोलते हैं, और इन तीनों को मिला के वीसी बोलते हैं। तो मैं इसका आंसर क्या क्या लिख सकता हूं? देखो टीएलसी सब कुछ है, टीएलसी में मैं ये भी लिख सकता हूं बेटा जी, ये टीएलसी है, टीएलसी में मैं ये भी लिख सकता हूं कि वीसी प्लस आरवी लिख दूं, हाँ या ना, ये वीसी हो गया और ये आरवी हो गया। या मैं टीएलसी में ये भी लिख सकता हूं आईसी प्लस ये आईसी इतना हो गया, ईआरवी और आरवी। एक और चीज मैं बता देता हूं, ईआरवी और आरवी को मिला के बोलते हैं एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, तो इन सब चीजों को, पैमानों को समझते हो हम, क्या आंसर? आरवी, आईसी और ईसी एंड ईआरवी। आईसी और ईसी दोनों आ गए तो टीवी दो बार आ गया, तो ये आंसर तो नहीं होगा। आरवी, ईआरवी, आईसी, ईसी, आईसी ईसी इसमें भी दो बार आ गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आरवी, ईआरवी, वीसी, वीसी और ईआरवी आ गया, तो ईआरवी में तो ऑलरेडी वीसी इंक्लूडेड होती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और आरवी, ईआरवी और टीवी, दिस इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है, देखो आरवी, ईआरवी और टीवी, आरवी, ईआरवी और टीवी। ओके, लेट्स चेक। ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी भी तो दे रखा है, यही तो, ये आईआरवी, तो ये चारों आ गए ना, और चारों मिला के ही तो होते हैं टीएलसी। तो परफेक्ट आंसर है हमारा, वो मैं नीचे वाला वर्ड मिस कर दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, क्या दिक्कत है? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है ना, कोई मिस तो नहीं हुआ हमारा? ओके, तो मैचिंग करनी है बेटा। न्यूमोटेक्सिक सेंटर ये न्यूरल चैप्टर में भी है और ब्रीदिंग में भी है। न्यूमोटेक्सिक सेंटर पॉन्स वेरोलाई में प्रेजेंट होता है, जो ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। तो पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन, मैचिंग कर दी मैंने। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हेमोग्लोबिन का बनता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है वो आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलाई होती है। मैच कर देते हैं, ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड। आंसर बताओ, कोई दुख, समस्या, पीड़ा, दर्द? सिंपल सिंपल है। देखो आपकी एनसीईआरटी जितनी स्ट्रांग होगी उतना बढ़िया मजा आएगा चीजों में। एनसीईआरटी को स्ट्रांग रखो बस, और बहुत कुछ कर लोगे। ठीक है, बस एनसीईआरटी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको लगता है आपको सब कुछ आता है तो बता देना, हर चैप्टर में से ऐसे क्वेश्चन निकल जाएंगे कि आपको सब कुछ आता भी है तो भी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। And next question is identify the wrong statement with reference to transport of oxygen. Wrong statement बतानी है। PCO2 in alveoli। अच्छा पहले PCO2 और PO2 का कंसेप्ट समझा दो बेटा जी मैं। ये ऐसा होता है, ये कुछ ऐसा कर्व बनाते हैं, इस कर्व में हम, ये जो वैल्यू होती है दिस इज 50% सेचुरेशन। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन की ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और ये होता है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। ठीक है, 50% सैचुरेशन कब होता है? 27 mm ऑफ Hg पे। ठीक है, अब अगर कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो ये कुछ ऐसा कर्व बनेगा, और राइट वर्ड के लिए कर्व कुछ ऐसा बनेगा। तो दिस इज rightward shifting and this one is leftward shifting। ठीक है, अब leftward shifting होती है बेटा जी लंग्स में, ऐसे याद रखना, और ये होती है टिश्यूज के रिस्पेक्ट में। लंग्स में क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा, बाकी सारी चीजें कम। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम, H+ आयन की कंसंट्रेशन कम, टेम्परेचर कम। और टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम, बाकी सब ज्यादा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा, H+ ज्यादा, और टेम्परेचर ज्यादा। ये बेसिक कंडीशंस होती हैं। अगर ये बेसिक कंडीशन समझ आ रही हैं आपको, तो हम देखते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। रॉन्ग बतानी हमें। तो लो PCO2 इन एल्वियोलाई, लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं, लो PCO2 इन एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो
जो लो पीसीओ2 होता है, लो पीसीओ2 ही है, लंग्स में है और फेवर कर रहा है, लंग्स में ऑक्सी हेमोग्लोबिन का एसोसिएशन ही होता है, फॉर्मेशन होता है, तो ये तो करेक्ट है, मतलब ये आंसर नहीं है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हेमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर, एकदम सही बात है यार। जो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन होती है हेमोग्लोबिन से, वो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हेमोग्लोबिन, सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये एक दूसरे की बाइंडिंग में इंटरफेयर तो करते हैं। अब ऑब्वियसली डी होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। हायर H प्लस कंसंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। हायर H प्लस नहीं बेटा, लोअर H प्लस, तो डी ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और डी ही हो गया आपका आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, select the correct events that occur during inspiration। अब इंस्पायरेशन के दौरान होता क्या है? इट इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। जो इंस्पायरेशन है, इट इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ठीक है। और साथ साथ पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, लिफ्टिंग अप ऑफ रिब्स होती है, लंग्स के अंदर का एरिया बढ़ता है, प्रेशर कम होता है, जिससे बाहर की हवा अंदर आ जाती है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होती है, प्रेशर डिक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। तो ए एंड बी आर करेक्ट, हमें करेक्ट आंसर मिल गया। ओके, which of the following is not the function of conducting part of respiratory system। हम ऐसा पढ़ते हैं बेटा जी, जो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये कंडक्टिंग ही है, बस एंड में एल्वियोलाई जो है वो एक्सचेंज पार्ट होते हैं। तो कंडक्टिंग पार्ट का काम देखो, एल्वियोलाई का मेन फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसके अलावा कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या होता है? जो हवा आ रही है उसे ह्यूमिडिफाई करना, उसे बॉडी टेम्परेचर पे लाना। ठंड में आप ठंडी हवा लेते हो, गर्मी में गर्म हवा लेते हो, लेकिन उस हवा का टेम्परेचर, ये जो कंडक्टिंग पाथवे है, ये जो कंडक्टिंग पाथवे है, उस हवा का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर पे लेके आ जाता है। साथ साथ कंडक्टिंग पाथवे हवा को साफ भी करता है, म्यूकस जो होता है वो गंदगी को ट्रैप कर लेते हैं, ये सब, ठीक है। तो इट क्लियर इनहेल्ड एयर, सही बात है। नॉट पूछा, नॉट, नॉट हमेशा अंडरलाइन कर लिया करो। Inhaled air is humidified, temperature of inhaled air is brought to body temperature, provide surface area for diffusion। नहीं, यही आंसर है, ये गलत है, क्योंकि ये तो एल्वियोलाई का काम है ना। ये वाला काम किसका है बेटा जी? एल्वियोलाई का। ओके, तो अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग, every 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of oxygen to the tissues। एनसीईआरटी का ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ये जो पैराग्राफ है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन वाला, ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, उसकी लास्ट लाइन लिखी है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, ठीक है। जब ऑक्सीजन का पूछा जाए तो 5 ml डिलीवरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की 4 ml होती है। तो ये डायरेक्ट आंसर है बेटा जी, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट, करेक्ट बतानी है विद रिस्पेक्ट टू वाइटल कैपेसिटी। पहले मैं एक बार वाइटल कैपेसिटी आप लोगों को याद दिला दूं। वाइटल कैपेसिटी क्या है बेटा? ये वाला पार्ट, पेन चेंज करके बता दें, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, ये वाइटल कैपेसिटी, ओहो माफी चाहते हैं, वाइटल कैपेसिटी ये वाला ऊपर वाला पार्ट, जिसमें आईआरवी, टीवी और ईआरवी आता है, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। कि मैक्सिमम इंस्पायरेशन करने के बाद, फोर्स इंस्पायरेशन के बाद मैक्सिमम कितना एक्सपायर कर सकता है, या फोर्स एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम कितना इंस्पायर कर सकता है, दैट इज वीसी। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। इट इंक्लूड्स ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी। सही बात है यार, ये तो सही बात है एकदम। इसके बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, ना 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 ना, फोर्स्ड एक्सपायरेशन, तो ये गलत हो गया। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, ये सही हो गया। तो ए और सी तो सही है। इट इंक्लूड्स ईआरवी, आरवी, आरवी नहीं आता, गलत है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन, ये भी सही बात है।
तो आंसर इज ACE डी पार्ट में गिवन है और डी पार्ट आ गया बेटा जी हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच हैज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन गया था। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां प्रेजेंट होता है बेटा जी? पॉन्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, सेलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या सीक्वेंस होता है? रेस्पिरेशन के लिए सबसे पहले बेटा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर का पेज नंबर फर्स्ट सेकंड ऑलमोस्ट थर्ड पेज पे पॉइंट्स दे रखे होंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है। उस फर्स्ट पॉइंट में वर्ड है पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो ये जो वर्ड है ये फर्स्ट पॉइंट का वर्ड है कि सबसे पहले तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ओके, तो हम आंसर को ढूंढते हैं। देखो, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, सही बात है। और डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, तो जो बी है वो ए के बाद ही आएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। अब ये देखो, एल्वियोलर मेम्ब्रेन में एक्सचेंज हुआ, फिर ट्रांसपोर्ट होगा, उसके बाद ही डिफ्यूजन होगा। तो हम डिफ्यूजन के बाद ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट के बाद फिर डिफ्यूजन होगा। ओके, और ये तो फर्स्ट स्टेप है ही, डी। और यूटिलाइजेशन ये लास्ट स्टेप है, एकदम लास्ट स्टेप होता है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको कैसे करना है इन स्टेप्स में अरेंजमेंट? लास्ट स्टेप ई लास्ट में भैया एक में ही दे रखा है, और फर्स्ट में डी भी एक में दे रखा है। एंड करेक्ट आंसर इज ए, कि सबसे पहले डी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा। ठीक है, आपको इन्हें ऑर्डर में अरेंज करना है एंड करेक्ट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट। ओ माफी चाहते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following factors are favorable for the formation of oxyhemoglobin? oxyhemoglobin कहां बनता है? लंग्स में। लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो, H प्लस का लेवल लो, टेम्परेचर लो। मतलब ये कंडीशंस होनी चाहिए ऑक्सीहेमोग्लोबिन बनने के लिए। तो हाई PO2 सही बात है, एंड हाई PCO2 गलत बात है। हाई PO2 एंड लेसर H प्लस कंसंट्रेशन सही बात है। लो, ये लो है। लो PCO2 एंड हाई लो PCO2 सही बात है, लेकिन हाई H प्लस कंसंट्रेशन गलत बात है, हाई टेम्परेचर गलत बात है। करेक्ट आंसर है बी। करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा? बी। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, मैंने ये कंसेप्ट यहां पे आपको समझा दिया है, एक बार पहले भी समझाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन है 2025 का, जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारे डिजीजेस से मैच करना, तो हम एम्फीसेमा इसमें मेंशन था तो मैंने ऐड कर दिया सो दैट आपको एम्फीसेमा का तो पता चले। एम्फीसेमा होता क्या है? ज्यादा सुट्टा मारने से एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है, सरफेस कम हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में दिक्कत आती है। तो एल्वियोलर वॉल डैमेज हो गई डैमेज। ए का 2 है, ए का 2 2 में दे रखा है। अब थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज, मतलब इस चैप्टर से नहीं है, किसी और चैप्टर से, जिसमें मैं बता सकता हूँ एंजाइना पेक्टोरियस इज एक्यूट चेस्ट पेन। बी का थर्ड हो गया, बी का थर्ड इसमें गिवन है, दैट्स ऑल। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो जितने भी पीवाईक्यूज थे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के, वो हमने कवर कर लिए हैं। जितने भी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के पीवाईक्यूज थे वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं। अब कवर करने के बाद ये चैप्टर आपको पहले थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी पढ़ने के बाद ही पीवाईक्यूज की वीडियोस देखनी है। ओके, तो ये फिर आपकी हेल्प करेंगे। किसने चैप्टर नहीं पढ़ा डायरेक्ट वीडियो देखेगा, समझेगा कि क्या बोल रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम आपको आएगी। ठीक है, आई होप यहां तक की चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं कराऊंगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट के सारे पीवाईक्यूज, रेडी रहना उसके लिए। लोकोमोशन मूवमेंट पढ़ के रखना, उसके पीवाईक्यूज लाऊंगा मैं, वो सारे रीड कर लेना, और पीवाईक्यूज की वीडियो देख के आपको समझ आ जाएगा पैटर्न भी और सारे क्वेश्चंस भी, और आप एनालाइज भी कर पाओगे कि आपको कितना आता है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगेन। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, और AIR 1 लेके आओ, एम्स दिल्ली में एडमिशन लो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गॉड ब्लेस यू।